साई राम बच्चों, कैसे हो? आशा करती हूँ सब मज़े में होंगे और अपना अपना काम अच्छे से कर रहे होंगे। देखो बच्चों, आज हम पढ़ते हैं विराम चिन्ह व्याकरण का लेसन नंबर 14 व्याकरण का लेसन नंबर 14 विराम चिन्ह। देखो बच्चों, विराम चिन्ह क्या होते हैं? वैसे तो आप 5th क्लास में आ गए हैं तो आप सबको पता ही होगा विराम चिन्ह क्या होते हैं। देखो, अभी हम थोड़ा सा इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं, फिर आपको समझ में आएगा विराम चिन्हों की आवश्यकता क्यों होती है और क्या होते हैं विराम चिन्ह। जब हम बातचीत करते हैं तो बीच बीच में सांस लेने के लिए किसी शब्द या कथन पर बल देते हैं। वह समझने के लिए रुकना पड़ता है। इस रुकने को विराम कहते हैं। विराम का अर्थ है रुकना व विश्राम करना। इनके प्रयोग से लिखित भाषा स्पष्ट और प्रभावपूर्ण बन जाती है। जब हम कोई भी बातचीत करते हैं तो बीच में हम एक फ्लो में तो नहीं बोलते जाते, बीच में हम थोड़ा थोड़ा रुक रुक के बोलते हैं। कभी हम किसी से प्रश्न करते हैं, किसी का उत्तर देते हैं या किसी से बातचीत करते हैं तो हम उसके लिए हम एक फ्लो में बिल्कुल लगातार नहीं बोलते जाते। उसके लिए हम क्या करते हैं, बीच बीच में कभी कभी हम थोड़ा थोड़ा रुकते हैं। तो जहाँ पर हम रुकते हैं वहाँ पे हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं और वो चिन्ह क्या होते हैं? आपके विराम चिन्ह। विराम का मतलब है रुकना, आराम करना, विराम विश्राम या आराम करना। तो वो आपका क्या कहलाता है? विराम चिन्ह। और उस रुकने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं वो हमारे विराम चिन्ह कहलाते हैं। वाक्य बोलते समय या लिखते समय विराम को प्रकट करने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। पहले विराम क्या है? रुकना, आराम करना या रुकना। और उस विराम को देने के लिए हमें कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं और वो चिन्ह हमारे क्या कहलाते हैं? विराम चिन्ह। समझ में आया बच्चों कि विराम चिन्ह क्या होते हैं? कभी कभी आपके एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है, आपको परिभाषा पूछी जा सकती कि विराम चिन्ह किसे कहते हैं या विराम चिन्ह की परिभाषा बताइए। तो आप क्या बोलोगे, क्या लिखोगे? वाक्य बोलते समय या लिखते समय विराम को प्रकट करने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहा जाता है। ठीक है, ये तो हो गया आपका विराम चिन्ह। कुछ प्रमुख विराम चिन्ह इस प्रकार हैं। वैसे विराम चिन्ह तो बहुत से प्रकार के होते हैं, लेकिन आपके पास कुछ विराम चिन्ह हैं। जैसे जैसे आप बड़ी कक्षाओं में जाओगे तो आपको और भी विराम चिन्हों के बारे में पता चलेगा। अभी आपके सिलेबस में जितना है हम उतना ही जानकारी लेते हैं। तो देखो, पहला है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का मतलब है किसी भी वाक्य की समाप्ति पर लगाई जाने वाला चिन्ह। जब कोई वाक्य समाप्त हो जाता है तो हम जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं वो होता है पूर्ण विराम। तो इसको एक छोटी सी डंडी से प्रयोग किया जाता है। अब हम कक्षा में होते तो ब्लैक बोर्ड में आपको इसको चिन्ह को बताते, लेकिन फिलहाल आप बुक में देखें, ये है आपका विराम चिन्ह जो पूर्ण विराम। इस तरह से आपको पूर्ण विराम एक छोटी सी डंडी खींचनी पड़ती। पूर्ण विराम वाक्य की समाप्ति पर लगाया जाता है। उदाहरण के लिए क्या है? आज ठंडी हवा चल रही है। तो रही है के बाद ये क्या है? पूर्ण विराम लगाया, क्योंकि हमारा वाक्य पूरा हो चुका है। तो यहाँ पर ये चिन्ह पूर्ण विराम का है। यह मेरी पुस्तक है। तो है के बाद आपका विराम चिन्ह लगाएं। फिर आपका आता है अल्प विराम। अल्प विराम का मतलब जब हम
थोड़ा रुकते हैं। पूर्ण विराम जब हम वाक्य को पूरा कर देते हैं तो वो तो पूर्ण विराम हो गया, समाप्त हो गया। लेकिन जब हम वाक्य को बोलते या पढ़ते समय थोड़ा रुकते हैं तो अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे हम एक जैसी बहुत सी चीज़ों का नाम लेते हैं, जैसे सेब, आम, केला, अमरूद, इस तरह से हम बोलते हैं तो कई सारे फलों के नाम हमने लिए, तो उनमें वहाँ पे हम एक अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। एक ही प्रकार के दो से अधिक शब्दों के बीच में, देखो जैसे किसी के नाम लेते हैं, रोहन, अविचल, मानस और श्रव्या। देखो रोहन और इसका विराम चिन्ह, इसका क्या है, अल्प विराम इस तरह का होता है जिसे हम कॉमा भी कहते हैं। तो ये है आपका विराम। जब हम एक ही तरह के कई सारे नाम लेते हैं, किसी के नाम या फलों के नाम, किसी भी शहरों के नाम, किसी भी चीज़ के एक जैसी चीज़ों के नाम लेते हैं, तो वहाँ पे हमें थोड़ा थोड़ा रुकना पड़ता है, तो उसके लिए हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। फिर इसमें दूसरा क्या है, कथन को स्पष्ट करने के लिए माँ ने बताया प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। देखो ये इन्वर्टेड कॉमा यानी उद्धरण चिन्ह भी होते हैं, यहाँ पे ये गलत दे रखा है। अल्प विराम को हम किस तरह से, माँ ने बताया, यहाँ पे हमने माँ ने बताया, क्या बताया, यहाँ पे हम कॉमा लगा दिया। फिर तीसरा है संबोधन तथा हाँ या नहीं के बाद, हाँ मैंने गृह कार्य कर लिया। बच्चों इस पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ो। यानी संबोधन के बाद भी हम विराम चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं, और हाँ या ना में जवाब देने के लिए भी हम विराम चिन्ह का, अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। फिर चौथा, समुच्चय बोधक से पहले, निखिल बीमार है इसलिए विद्यालय नहीं आया। देखो समुच्चय बोधक क्या होते हैं, दो वाक्यों को जोड़ा जाता है। जिन शब्दों से हम दो वाक्यों को जोड़ते हैं वो समुच्चय बोधक चिन्ह कहलाते, जैसे इसलिए, और, लेकिन, परंतु, ये समुच्चय बोधक होते हैं। तो इनको जोड़ने से, इनको लगाने से पहले भी हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। मैंने विवाह को बहुत समझाया लेकिन वह नहीं मानी। तो यहाँ पे लेकिन भी क्या है, समुच्चय बोधक है, और यहाँ पे इसलिए भी समुच्चय बोधक है। तो इनसे पहले भी हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। फिर आता है आपका कौन सा चिन्ह, प्रश्न सूचक चिन्ह। तो प्रश्न सूचक चिन्ह का तो सभी को पता होगा। प्रश्न सूचक चिन्ह क्या होता है, जब हम किसी से प्रश्न पूछते हैं, जब वाक्यों में हम क्या है प्रश्न पूछते हैं, तो वहाँ पर हम प्रश्न सूचक चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन मार्क आपको पता होगा। फिर है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह क्या होते हैं बच्चों, दो शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक जैसे ही शब्द हों या अलग अलग शब्द हों, विपरीत शब्द हों, तो हम वहाँ पर योजक चिन्ह, एक डैश का प्रयोग करते हैं, छोटा सा डैश देते हैं, उसे योजक चिन्ह कहा जाता है। जैसे सड़क सदा दाएं बाएं देखकर पार करो। क्या है, सड़क सदा दाएं बाएं देखकर, तो दाएं और बाएं के बीच एक छोटा सा डैश लगा है जिसे हम योजक चिन्ह कहते हैं। अपने आसपास की जगह को साफ सुथरा रखो। देखो इसमें जो योजक चिन्ह है तो यहाँ पर क्या छुपा होता है, और जैसे साफ और सुथरा, दाएं और बाएं, आस और पास, तो यहाँ पर हम एक डैश का प्रयोग करते हैं जिसे हम योजक चिन्ह कहते हैं। समझ में आया बच्चों, जो ये डैश होता है तो वो क्या होता है, आपका योजक चिन्ह होता है। फिर आपका है लाघव चिन्ह। देखो लाघव चिन्ह आपको पता होगा कि क्या होता है, एक बिंदु, जैसे हम किसी का
नाम संक्षिप्त में यानी शॉर्ट में किसी का नाम लिखते हैं या किसी के पद को शॉर्ट में लिखते हैं तो वहाँ उसके आगे हम जीरो का निशान लगाते हैं। जैसे डॉक्टर, डॉक्टर लिखते हैं तो डा लिखते हो और उसमें जीरो कर देते हो। विद्यालय वी करके उसको उसके आगे हम जीरो का निशान लगा देते हैं तो वो जीरो जो होती है वो क्या कहलाती है? आपकी लाघव चिन्ह। जब किसी शब्द को संक्षिप्त करके लिखा जाता है तो उसे दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। कौन सा? लाघव चिन्ह। क्या किया जाता है? दर्शाने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण ले, देखो यहाँ पर लिखा है मुंशी प्रेमचंद, तो मुंशी पूरा ना लिखे मुंह और जीरो, तो प्रेमचंद हिंदी के महान साहित्यकार थे। पंडित नेहरू, देखो पंडित पूरा ना लिख के प लिख के और उसके आगे हमने जीरो लगा दिया। पंडित नेहरू बच्चों को बहुत प्यार करते थे। तो इस तरह से जो जीरो का निशान होता है वो हमारा क्या कहलाता है? लाघव चिन्ह। तो समझ में आ रहा होगा। फिर है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह आप इंग्लिश में उसे इन्वर्टेड कॉमा कहते हो। तो किसी बात को ज्यों का त्यों लिखने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता। कहाँ किया जाता है? जब हम किसी की कही हुई बात को बिल्कुल एज इट इज़ यानी बिल्कुल उसी रूप में बोलते या लिखते हैं तो हम वहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? उद्धरण चिन्ह। जैसे देखो किसी बात का ज्यों का त्यों लिखने के लिए उद्धरण चिन्हों का प्रयोग किया। जैसे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये किसने कहा था? अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो ये सब ज्यों का त्यों हम लिखते हैं तो जैसा कहा गया है वैसा ही हम उसको लिखते हैं तो ये क्या है? आपका उद्धरण चिन्ह। तो फिर आता है आपका उद्धरण चिन्ह के बाद विस्मय सूचक चिन्ह। विस्मय सूचक तो आपको जैसे आश्चर्य, खुशी, दुख, भय, आश्चर्य आदि भावों को प्रकट करने के लिए विस्मय सूचक शब्दों के बाद आपको एक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। एक डंडा और एक छोटी सी बिंदी, ये इस तरह से हम लगाते हैं तो वो क्या होता है? विस्मय सूचक चिन्ह। ये आपका विस्मय सूचक चिन्ह है जिसे हम दर्शाते हैं। ये है आपका विस्मय सूचक चिन्ह। इसको हम छोटी सी एक डंडी और एक बिंदु से इसको दर्शाते हैं तो ये विस्मय सूचक चिन्ह कहलाता है। फिर आता है आपका जिससे आपका था अरे तुम कब आए। क्या है? अरे तुम कब आए। तो यहाँ पे हमने अरे के बाद क्या है? यहाँ पर अरे के बाद हमने इसको ये अरे के बाद हमने एक निशान विस्मय सूचक शब्द का लगाया है तो ये है आपका विस्मय सूचक। इसको हम ऐसी एक डंडी और एक छोटा सा बिंदु लेके हम इसको दर्शाते हैं। ये हो जाता है आपका विस्मय सूचक चिन्ह। फिर आपका आता है हंस पद। क्या आता है आपका? हंस पद। तो हंस पद में क्या है? आप जब किसी चीज़ को भूल जाते हो लिखना, आप किसी वाक्य को लिखते समय आप क्या है कोई शब्द भूल जाते हो तो आप क्या करते हो? उस शब्द के नीचे ऐसा एक निशान बनाते हो और ऐसा एक निशान बनाते हो जिसे फिर उसके ऊपर वो वाला शब्द आप लिखते हो। जैसे क्या है आपका कल हम लोग पर जा रहे थे तो यहाँ पर आपने पिकनिक लिखना भूल गए तो आप एक
ऐसा निशान बना के ऊपर उस शब्द को लिखते हो तो वो क्या कहलाता है? हंस पद। क्या कहलाता है? हंस पद। तो इस तरह से आपका ये थे आपके विराम चिन्ह। तो आपके पास कौन कौन से विराम चिन्ह आए? पहला आया पूर्ण विराम, फिर अल्प विराम, फिर आपको आया प्रश्न सूचक, योजक चिन्ह, लाघव चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, विस्मय सूचक चिन्ह और हंस पद। ये आपके हैं। देखो, पूर्ण विराम, जब वाक्य की समाप्ति पर हम जो चिन्ह लगाते हैं उसे पूर्ण विराम कहते हैं। अल्प विराम, जब हम लिखते समय थोड़ा थोड़ा रुकते हैं तो उसमें एक कॉमा का प्रयोग करते हैं जिसे अल्प विराम कहते हैं। प्रश्न सूचक, जब हम किसी से कोई प्रश्न पूछते हैं उसके लिए हम प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। योजक चिन्ह, जब हम दो शब्दों को जोड़ने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वो योजक चिन्ह कहलाता है। फिर आता है आपका लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह क्या होता है? किसी भी चीज को संक्षिप्त लिखने के लिए उसके आगे लगाया जाने वाला चिन्ह क्या कहलाता है? लाघव चिन्ह। फिर आपका उद्धरण चिन्ह, जब वाक्य में किसी बात को ज्यों का त्यों लिखते हैं तो उसके लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे हम उद्धरण चिन्ह या इन्वर्टेड कॉमा आपका जो इंग्लिश में कहते हैं। फिर आता है आपका क्या? विस्मय सूचक चिन्ह। जब किसी आश्चर्य खुशी से हम कहते हैं ना, वाह कितना अच्छा कार्य किया है, या वाह कितना सुंदर दृश्य है, अरे इधर आओ, तो उसके बाद हम कुछ आश्चर्य सूचक शब्दों के बाद हम एक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं वो आपका कहलाता है विस्मय सूचक चिन्ह। फिर आपका आता है हंस पद। जब हम वाक्य लिखते समय किसी शब्द को भूल जाते हैं तो उसको दर्शाने के लिए, उसको लिखने के लिए हम एक चिन्ह का प्रयोग करते हैं और उसके बाद उस शब्द को लिखते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है? हंस पद। समझ में आया बच्चों? तो ये थी आपकी विराम चिन्ह। अब आइए आप इसकी एक्सरसाइज पर सोचिए और बताइए। मान लीजिए आप पत्र लिख रहे हैं। यदि पत्र लिखते समय आपने उचित विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं किया तो क्या होगा? तो क्या होगा? पूरा वाक्य गलत हो जाएगा और उसमें मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसा हम नहीं कर सकते कि बिना चिन्हों के, बिना विराम चिन्हों के हम वाक्य लिखेंगे तो वो वाक्य सुंदर नहीं लगेगा और न ही वो समझ में अच्छे से आएगा। नीचे दिए वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। विराम चिन्ह का पेंसिल लगाने के लिए पेंसिल का प्रयोग कीजिए। देखो यहाँ पर क्या आएगा? वह कितना सुंदर फूल है। तो यहाँ पे हमने आपका क्या किया? पूर्ण विराम का प्रयोग किया। अहमदाबाद में आप कहाँ रहते हैं? तो यहाँ पे हमने किस चीज़ का किया? क्वेश्चन मार्क, प्रश्न सूचक शब्द का प्रयोग किया। आम, यहाँ आएगा कॉमा, लीची कॉमा, खरबूजा और तरबूज क्या है? गर्मियों के फल हैं। फिर है रीना और अनन्या एक ही कक्षा में पढ़ती हैं। तो यहाँ पे आएगा आपका पूर्ण विराम। फिर है डॉक्टर मेहता। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? लाघव चिन्ह का प्रयोग करोगे। तो लाघव चिन्ह आपका क्या है?
लाघव चिन्ह क्या है? डॉक्टर के बाद आप 0 लगाओगे तो डॉक्टर मेहता आपके पड़ोसी हैं, पूर्ण विराम। तो इस तरह से आप विराम चिन्हों का प्रयोग करोगे। सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाइए। इसमें लाघव चिन्ह कौन सा है? तो कौन सा है आपका लाघव चिन्ह? ये वाला, ठीक है। आपका ये जो 0 का निशान है ये आपका लाघव चिन्ह है। इसमें प्रश्न सूचक चिन्ह कौन सा है? ये फर्स्ट वाला आपका प्रश्न सूचक चिन्ह है। इसमें कौन सा चिन्ह अल्प विराम है? तो आपका ये लास्ट वाला जो है आपका अल्प विराम है। ये आपका अल्प विराम है। फिर है इसमें कौन सा चिन्ह पूर्ण विराम है? तो ये आपका पूर्ण विराम है। सेकंड वाला आपका पूर्ण विराम है। फिर आपका ये है, देखो दिए गए चिन्हों के सामने उनके नाम लिखिए। तो पहला आपका क्या है? पहला चिन्ह आपका है प्रश्न सूचक, दूसरा क्या है? अल्प विराम, नहीं सॉरी, यहाँ पे उद्धरण चिन्ह है। क्या है आपका? उद्धरण चिन्ह। फिर आपका पूर्ण विराम, फिर अल्प विराम, फिर आपका है हंस पद, फिर लाघव चिन्ह, फिर आपका विस्मय सूचक और लास्ट में आपका है योजक चिन्ह। फिर नीचे दिए विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए 2-2 वाक्य बनाइए। आपको विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए 2-2 वाक्य बनाने। जैसे पहला दिया है आपका प्रश्न सूचक चिन्ह, तो तुम्हारा नाम क्या है? उसके आगे आप प्रश्न सूचक चिन्ह लगा सकते हो। आयुषी कहाँ रहती है? तो क्वेश्चन मार्क आपका लगेगा। पूर्ण विराम, मेरा नाम शिवानी है, पूर्ण विराम। आयुषी हरिपुर कला में रहती है, तो पूर्ण विराम। अल्प विराम, जैसे लाल, पीला और लाल के बाद आपने क्या लगाया? अल्प विराम। लाल, पीला और हरा क्या है? मेरा पसंदीदा रंग है। तुम क्या पीना पसंद करोगे? चाय, कॉफ़ी या फिर दूध, ठीक है। चाय और उसके बाद अल्प विराम, कॉफ़ी या फिर दूध। फिर आपका योजक चिन्ह, मेरे नाना नानी नेपाल में रहते हैं। तो नाना डैश जो लगा है उसे योजक चिन्ह कहते हैं। नाना योजक चिन्ह, नानी नेपाल में रहते हैं। माता डैश पिता भगवान का रूप होते हैं। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज। तो बच्चों आप इसको अच्छे से अपनी जो बुक है उसमें इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कीजिएगा और इस वीडियो के माध्यम से आप अपनी एक्सरसाइज को फिल करना। तो आज के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम एक नए चैप्टर के साथ।